नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रज्ञान आईसीएस के यूट्यूब चैनल में। तो हम अपनी इस क्लास में जो हमारी पिछली क्लास जो संविधान सभा पर चल रही थी, उसी को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में हम। और जो बचा हुआ पोर्शन है संविधान सभा का, मतलब संविधान सभा की बैठकें, है ना? उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण समितियाँ रही हैं वो, और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं, उन पर जो है हम लोग यहाँ पर इस क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो क्लास को शुरू करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसमें पहली बात ये है कि आपको जो है क्लास से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है या जो भी नोट्स हैं, वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल में जो है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएँगी। और अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको केवल क्लास पढ़ के रुक नहीं जाना है, उसके बाद जो है आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। मैंने अपने चैनल में भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए हैं, सारे पॉलिटी के टॉपिक के, बाद में हिस्ट्री के भी सॉल्व करवाऊँगा और जितना पॉसिबल हो सकेगा, मैं सारे सब्जेक्ट की कोशिश करूँगा कि आपको मैं सॉल्व करवाऊँ, ठीक है? और आपको क्या करना है क्लास के बाद जो है, और अगर हाँ, एक चीज़ और ये भी है कि आपको अपने सोर्स नहीं बदलने हैं। अगर आप किसी और सोर्स से पॉलिटी पढ़े हैं और इस क्लास को देख रहे हैं, तो आप वो जो सोर्स है, उसी का कंटेंट यहाँ है। आप जितने भी मार्केट में जितने भी स्टैंडर्ड सोर्स यूज़ हो रहे चल रहे हैं, उन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके इन कंटेंट को बनाया गया है। तो आपको अपना सोर्स नहीं बदलना है क्योंकि आप उससे यूज़्ड टू हो चुके हैं। तो उस सोर्स को साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि छात्र जनरली क्या करते हैं कि बार-बार सोर्सेस बदलते हैं। तो उससे क्या है, दिक्कत होती है। नए कंटेंट को समझना, है ना? और फिर क्या होता है कि नए किताबों को पढ़ने में उसमें क्या है, टाइमिंग ज़्यादा लगता है। लेकिन आप जब अपने पुराने नोट्स को ही रिवाइज़ करते हैं बार-बार, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी हाइलाइटेड होती हैं, अंडरलाइन होती हैं, तो वो जल्दी आप उसको जो है अपने जल्दी ग्रैब कर पाते हैं। और अगली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एज़ ए शिक्षक होने के नाते मैं आपको इस बात के लिए एश्योर कर रहा हूँ कि मैं इस चैनल में जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, पहली चीज़ तो वो ऑथेंटिक सोर्सेज़ से जो है कंटेंट लिया गया है, और दूसरी चीज़ आपको कहीं भी भटकने की फिर ज़रूरत नहीं है, जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लेकर के। जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फैक्ट से रिलेटेड और जो पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है? बाद में कुछ चीज़ों को प्रिसाइज़ किया जाएगा, कम किया जाएगा, जब हम मैराथन क्लास करेंगे। तो मैराथन क्लास में ऐसी चीज़ें, जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम अलग करके जो है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, केवल उनको रिवाइज़ करेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में मेरी कोशिश ये रही कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सब मैं आपको जो है प्रोवाइड करवा दूँ, जिनसे एग्ज़ामिनर क्वेश्चन बना सकता है। क्योंकि 5-6 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाता है कि यार एग्ज़ामिनर कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। तो मल्टीपल सोर्सेज़ का यूज़ करके जो है, कंटेंट बना के आप तक लाने का जो ये मेरा प्रयास है, तो कोशिश कीजिएगा आप इसका जो है भरपूर फ़ायदा उठाएँ, और चैनल को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा शेयर-वेयर किया कीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं संविधान सभा के बैठक के बारे में, है ना? तो इसमें सबसे पहले अब हमें ये पता चल गया है कि 6 दिसंबर जो है, वह 1946 को, कब 6 दिसंबर 1946 को जो है, वह संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। अब संविधान सभा की बैठक होना मतलब बैठक का जो है प्रोग्राम था। तो 9 दिसंबर 1946 को, कब? 9 दिसंबर जो है 1946 को वह संविधान सभा की जो है पहली बैठक जो है आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई? यह जो संविधान सभा की बैठक है, वह नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, इसका काउंसिल चैम्बर का पुस्तकालय भवन, जो अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहलाता है, या इसी को जो है वह संविधान सभा मतलब जो है संविधान कक्ष भी कहने लगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर ये संविधान सभा की जो है बैठक आयोजित की गई। जिस दिन ये पहली बैठक हुई, उस दिन 207 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य उपस्थित थे? तो 207 सदस्य उपस्थित थे। जिसमें से 10 जो है महिलाएँ शामिल थीं। मतलब 207 में से 10 महिला सदस्य शामिल थीं। जबकि कि संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य कितनी थी? 15 महिला सदस्य थीं। तो उसमें से 10 महिला सदस्य जो हैं, पहली बैठक के दिन जो है मौजूद रहे हैं। अब जैसे जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, जैसे कोई क्लास की शुरुआत होती है, तो क्लास के पहले दिन क्या होता है, एक मॉनिटर को बनाया जाता है, मतलब क्लास में एक मॉनिटर बनाया जाता है, और मॉनिटर का क्या काम होता है कि वह क्लास को पूरा जो है रेगुलेट करता है, मतलब क्लास में जो है डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है।
वैसे ही जब कोई भी सभा आयोजित की जाती है, तो उसके लिए अध्यक्ष या सभापति का जो है वह चुनाव किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सभापति बनाया जाता है। अब ये अध्यक्ष या सभापति 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकते हैं परमानेंट और एक हो सकते हैं टेम्परेरी। तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि अगर पहले दिन ही परमानेंट कर लिया जाए, परमानेंट को जो है चुन लिया जाए, तब तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन पहले ही दिन, जैसे पहले दिन ऐसा होता है ना, क्लास में भी जैसे जाते हैं, तो क्या होता है कि पहले क्लास जब पहली क्लास लगती है, तो उस दिन परमानेंट जो है मॉनिटर को इलेक्ट नहीं किया जाता। उस दिन क्या किया जाता है, जो क्लास का कोई सीनियर स्टूडेंट है या कुछ कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो उसको क्या किया जाता है, एक टेम्परेरी मॉनिटर बना दिया जाता है। फिर जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन के बाद जो है फिर एक परमानेंट मॉनिटर बनता है, जो उस पूरे साल उस पूरे जो है सेशन में जो है वो मॉनिटर बन के रहता है। तो वैसे ही संविधान सभा में भी ये हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ, जिस दिन पहली बैठक हुई उस दिन क्या किया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, किन्हें, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है नियुक्त किया गया। किसके तौर पर नियुक्त किया गया, अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। और जो फ्रैंक एंथनी थे, उन्हें उपसभापति नियुक्त किया गया। क्या किया गया, उपसभापति नियुक्त किया गया। जैसे अभी भी होता है, सपोज कीजिए कि लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा की जब पहली बैठक होती है, जैसे लोकसभा की जो है जब पहली बैठक होती है, वैसे ही विधानसभा की जब पहली बैठक होती है, तो एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। क्या होता है, एक जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसका चुनाव नहीं होता, इसको जो है नियुक्त किया जाता है। एक अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और इस अध्यक्ष को ही जो है वह क्या कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर या प्रोटेम जो है अध्यक्ष कहा जाता है। ये टेम्परेरी होता है। तो वैसे ही 9 दिसंबर को जो है टेम्परेरी रूप में जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वह क्या बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और फ्रैंक एंथनी को क्या बना दिया गया, उपसभापति बनाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और ये भी है कि मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को लेकर के बैठक का बहिष्कार किया और देशी रियासतों ने भी शामिल होने से इनकार किया। ये बात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि जब पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर को, तो उस दिन मुस्लिम लीग ने इस बात का जो है बहिष्कार किया था, मतलब वो संविधान सभा की बैठक में शामिल नहीं हुआ था और देशी रियासत भी हिचकिचा रहे थे संविधान सभा में शामिल होने से। लेकिन बाद में ऐसा होगा कि मुस्लिम लीग भी जब तक पाकिस्तान पृथक पाकिस्तान नहीं बन जाता है, तब तक कुछ सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल हो जाते हैं संविधान सभा में और देशी रियासतों के सदस्य भी धीरे-धीरे शामिल होने लगते हैं। तो 9 दिसंबर का डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दिन पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वह एक वरिष्ठ जो सदस्य थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और फ्रैंक एंथोनी को उपसभापति नियुक्त किया गया था। तो ये हो गई 9 दिसंबर की घटना। फिर आता है दूसरा दिन होता है कौन-सा, 10 दिसंबर 1946। इस दिन जो है दूसरी बैठक आयोजित की जाती है। तो दूसरी बैठक में क्या होता है यहाँ पर कि दूसरी बैठक का अगर हम मुख्य कार्य देखें, तो यहाँ ये होता है कि स्थायी सभापति के चुनाव पर चर्चा होती है। मतलब किसको स्थायी सभापति बनाया जाएगा, किसी को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, इस पर चर्चा होती है। चुनाव नहीं हुआ है अभी, सिर्फ चर्चा हुई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वहाँ पर, नियम समिति का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? नियम समिति का गठन किया जाता है। क्यों? क्योंकि नियम समिति ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब नियम होंगे तभी तो उसी के हिसाब से काम होंगे, कि भाई हम किस तरीके से हमारी सभा जो है काम करेगी, उसके क्या नियम होंगे। किन सदस्यों को कितने समय जो है बोलने का वक़्त दिया जाएगा, किस तरीके से जो है पूरा जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उस सब का जो है एक नियम बनाना होता है, तो नियम समिति का गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिएगा कि कार्य संचालन नियम निर्माण समिति का जो है गठन यहाँ पर किया गया और यह संविधान सभा की जो है पहली समिति, क्या थी? संविधान सभा की पहली समिति थी। और अगली महत्वपूर्ण बात क्या हुई, 10 दिसंबर को वह संविधान सभा का जो है बजट पारित किया गया कि संविधान सभा के खर्चे कितने होंगे, है ना? कितना खर्च लग जाएगा, इस बात को लेकर के जो क्या हुआ, वह बजट पारित किया गया। क्योंकि बजट क्या होता है? आय-व्यय का लेखा-जोखा होता है। तो एक एस्टीमेट अनुमानित बजट जो है पारित किया गया कि इस संविधान को बनाने में हम कितना खर्च करेंगे। तो ये 10 दिसंबर की घटना है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं। अब प्रथम सप्ताह की हलचल को देखते हैं, है ना? प्रथम सप्ताह की हलचल कि प्रथम सप्ताह जो है क्या हुआ संविधान सभा का। तो 9 से 13 दिसंबर तक की घटनाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो 9 दिसंबर को तो हमने देख लिया कि क्या हुआ, पहली बैठक थी।
है ना? और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 10 दिसंबर की घटना भी हमने देख ली। अब हम देखते हैं 11 दिसंबर की घटना। 11 दिसंबर का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको जो है इसको याद रखना है। तो 11 दिसंबर को क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किन्हें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। क्या किया गया 11 दिसंबर को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एचसी मुखर्जी को जो है वह उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कब? 11 दिसंबर को, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अब रिप्लेस हो गए। किनने रिप्लेस कर दिया उनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, क्योंकि वो स्थायी अध्यक्ष बन गए। और उपाध्यक्ष कौन बन गए? एचसी मुखर्जी बन गए। तो ये घटना कब होती है? 11 दिसंबर को। 12 दिसंबर को कोई खास महत्वपूर्ण घटना हुई नहीं। एक्चुअली 12 दिसंबर को नेहरू जी जो हैं वह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जो है उस दिन जो है उस दिन को जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया और 13 दिसंबर का दिन जो है वह निर्धारित किया गया। तो अब 13 दिसंबर को जो है वह महत्वपूर्ण घटना होगी। क्या होगी? महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर होगी, ठीक है? क्या महत्वपूर्ण घटना होगी, इस बात को ज़रा-सा हम देख लेते हैं 13 दिसंबर को। तो 13 दिसंबर को जो है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया जाएगा, जिसमें 8 उद्देश्य होते हैं। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी के द्वारा इस बात का समर्थन किया जाएगा। मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे नेहरू जी और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो है उसका क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। तो ये घटना होती है 13 दिसंबर को। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल आगे डिस्कशन करेंगे। उसके पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को जो है हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो है आप लोग देखिए 1 मिनट, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जान लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले हम अध्यक्षों के बारे में जान लेते हैं। तो अध्यक्षों के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे पास? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा स्थायी अध्यक्ष थे और इन्हें कब चुना गया था भैया? तो इन्हें चुना गया था 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर जो है 1946 को जो है इनका चुनाव किया गया था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को इनका चुनाव किया गया था और ये कौन-सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। कौन-सी बैठक थी? तीसरी बैठक थी। तो ये महत्वपूर्ण बात हमें पता चल गई। अब हम उपाध्यक्षों के बारे में भी देख लेते हैं। तो फ्रैंक एंथनी ये जबलपुर से थे, है ना? मतलब जो है जबलपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। फ्रैंक एंथनी और सेठ गोविंद दास। तो फ्रैंक एंथनी जो है इन्हें मनोनीत किया गया था उपसभापति के रूप में डॉक्टर सिन्हा के कहने पर। मतलब डॉक्टर सिन्हा जी ने ही कहा था कि फ्रैंक एंथनी को जो है वह मनोनीत कर दीजिए। फिर एच.सी. मुखर्जी ये निर्वाचित किए गए थे उपाध्यक्ष के तौर पर और वी.टी. कृष्णामाचारी जी को भी उपाध्यक्ष के तौर पर जो है वह चुना गया था। तो ये 3 जो है उपाध्यक्ष हो गए। कौन-कौन? फ्रैंक एंथनी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। अन्य प्रमुख अधिकारियों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, संविधान सभा के अन्य प्रमुख अधिकारी। उनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में प्रथम वक्ता कौन थे? तो प्रथम वक्ता थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम वक्ता मतलब जिन्होंने सबसे पहले खड़े होकर के भाषण दिया। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। संविधान सभा के सचिव कौन थे? इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो सचिव थे एच.वी.आर. आयंगर। कौन थे? एच.वी.आर. आयंगर जो है संविधान सभा के कौन थे? सचिव थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर हम बात करें, तो वो थे वेनेगल नरसिंह राव। कौन थे? वेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव। और ये फैक्ट तो आप समझ लीजिए, अनलिमिटेड स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, ये तो महत्वपूर्ण है। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे भैया? वेनेगल नरसिंह राव। तो ये महत्वपूर्ण जो है पदाधिकारी हो गए संविधान सभा के। सबको हमने एक ही स्लाइड में कवर कर लिया। तो जब हम चीज़ों को एक जैसी चीज़ों को एक जगह रख के याद करते हैं ना, तो वो चीज़ें लंबे समय तक हमारी मेमोरी में रिटेन करती है। तो इस कंटेंट को बनाते समय मेरी कोशिश ये रही है कि एक तो मैं क्रोनोलॉजी को फ़ॉलो करूँ। क्योंकि एग्जाम में जो है वह क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। अरेंज करने के लिए पूछा जाता है ना ईयर के हिसाब से। तो एक तो क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखा गया है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो है एक जैसी चीज़ों को एक जगह रखने की कोशिश की गई, जिससे आप जो है इसको लंबे समय तक जो है याद रख सकें। ठीक है? ये हो गए संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारियों के बारे में जो है हमने यहाँ पर चर्चा कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य प्रस्ताव को देखते हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो क्या है? एक दार्शनिक नींव था। क्या था वो? एक दार्शनिक
न्यू था। दार्शनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें ऐसी बातें की गई थी, इस तरीके के लक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, जो संविधान के जो है दर्शन को, किसके? संविधान के जो है दर्शन को प्रतिबिंबित करते थे। क्या कर रहे थे? संविधान के दर्शन को जो है वह प्रतिबिंबित कर रहे थे। है ना? दर्शन समझते हैं ना? फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य। क्या होता है? किसी कार्य को करने के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य। जैसे अभी आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ दर्शन होगा। एक अच्छी लाइफ़स्टाइल तो है ही है। साथ में आपने भी कुछ सोचे होंगे कि आप जब अफ़सर बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आप समाज के किसी वर्ग के लिए कुछ अच्छा करने का आपने सोचा होगा, कुछ सुधार करने का आपने सोचा होगा। तो हर कार्य के पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य को जो है हम दर्शन कहते हैं। ठीक है? तो हुआ क्या, 13 दिसंबर 1946 को, कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन-सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अब इसके नाम में ही है, यह उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन है। मतलब क्या हुआ, सभा बैठ गई, सभा ने अपने लिए अध्यक्ष का चुनाव भी कर लिया। अब सभा को ये बताना था कि भैया हम यहाँ पर बैठ के क्या करेंगे? क्या हम लोग यहाँ चाट समोसा खाने के लिए बैठे हैं या हमारा कुछ काम भी है? तो सभा को डायरेक्शन देने के लिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस काम के लिए गेट टुगेदर हुए हैं, ये बताने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने? 8 उद्देश्य थे, अनुच्छेद नहीं कहूँगा। कितने? 8 जो है उद्देश्य थे। मतलब ये बताया गया, इस इन 8 उद्देश्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई नेहरू जी के द्वारा कि हम भारत को क्या बनाना चाहते हैं, भारत देश को, भारत राज्य को क्या बनाना चाहते हैं और भारत के नागरिकों को किस तरीके का संविधान देना चाहते हैं, कौन-कौन से अधिकार देना चाहते हैं। तो इसको कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन। और यही ऑब्जेक्टिव रिज़ॉल्यूशन का ही मॉडिफाइड रूप जो है भारत के संविधान में प्रस्तावना के रूप में। तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो मैं वहाँ आपको थोड़ा-सा इसको और भी एक्सप्लेन कर दूँगा, है ना? तो यहाँ पर ये मूल तत्व देखिएगा, इसमें क्या था, इस प्रस्ताव में संविधान की संरचना के मूल तत्व और दर्शन निहित थे कि हमारा संविधान किस प्रकार होगा, लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी होगा, समाजवाद तो खैर बाद में जोड़ा गया, लेकिन किस तरीके से हमारा संविधान होगा, इस बात को जो है इसमें एक्सप्लेन किया गया। अब हम इसकी जो है स्वीकृति देख लेते हैं, है ना? तो क्या हुआ, 22 जनवरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट तारीख है, 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो है सर्वसम्मति से जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो ये तारीख आपको याद रखनी है कि नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? तो आपका उत्तर होगा दोस्तों 22 जनवरी 1947 को जो है इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया। और जैसे ही संविधान सभा ने इस बात को स्वीकार किया, संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी क्योंकि उनको लक्ष्य मिल गया ना अब, कि हमें क्या करना है। जैसे जब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया कि यार हमको एमपीपीएससी की तैयारी करना है, तो आप उस हिसाब से रिसोर्स इकट्ठे करते हैं, किताबें खरीदेंगे, कोचिंग जॉइन करेंगे, यूट्यूब में वैसे चैनल सर्च करेंगे जो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करवाते हों, अपना टाइम टेबल पूरा बनाएँगे क्योंकि अब आपका लक्ष्य निर्धारित हो गया, आपको क्या प्राप्त करना है, ये पता चल गया है। और अगर ये पता ही ना हो कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो बस जीवन दर-बदर भटकती ही रह जाती है। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ, है ना? अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है? आगे इस बात को जो है देखते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। हाँ, अब थोड़ा-सा बीच में जो है हम संविधान सभा को थोड़ी देर के लिए जो है, वह थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और इस बीच में जो हो रही घटना है उसको हम समझ लेते हैं कि संविधान सभा 22 जनवरी 1947 तक की घटना तो हो गई। अब इस बीच में कुछ और घटनाएँ होती हैं देश के भीतर, उस बात को जो हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, 20 फरवरी 1947 को, कब? 20 फरवरी 1947 को जो है, वह जो ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली थे, वो इस बात की घोषणा करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना? कहाँ पर? वेवेल प्लान में भी आपको ये बात समझाई थी। उस समय क्लीमेंट एटली ने सिर्फ़ ये कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। लेकिन अब वो एक्चुअल में स्वतंत्रता की घोषणा करेंगे और 20 फरवरी 1947 को पीएम क्लीमेंट एटली जो हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम
30 जून 1948 से पहले, कब? 30 जून 1948 से पहले जो है भारत को सत्ता सौंप दी जाएगी। मतलब अभी सत्ता किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। अंग्रेजों के द्वारा उस सत्ता को किसको सौंप दिया जाएगा? भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को सौंप दिया जाएगा। अगर मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग करेगी तो पाकिस्तान के माध्यम से सौंप दिया जाएगा, ठीक है? और साथ में क्या किया गया? लॉर्ड वेवेल की जगह जो है माउंटबेटन को वायसराय बना करके भेजा गया। वेवेल साहब चले गए और उनकी जगह कौन आ गए? माउंटबेटन आ गए। मतलब माउंटबेटन को भारत में इसलिए भेजा गया कि आप जाइए और भारत में जो है भारत की स्वतंत्रता के राह को वो क्या कीजिए? क्लियर कीजिए, क्योंकि अब भारत को स्वतंत्रता देनी है, तो स्वतंत्रता का जो है एक पूरा खाका बनाइए। जैसे कैबिनेट मिशन आया था, तो कैबिनेट मिशन को भेजा गया कि जाकर के वहाँ पर जो है संविधान सभा का खाका बनाओ। अब माउंटबेटन को भेजा गया कि वहाँ स्वतंत्रता का रास्ता जो है साफ करो, क्योंकि भारत में उस समय वही कांग्रेस तो स्वतंत्रता चाह रही थी, मुस्लिम लीग भी, लेकिन मुस्लिम लीग को पृथक पाकिस्तान चाहिए था। इस वजह से एक डेडलॉक बना हुआ था। तो माउंटबेटन भारत आते हैं और भारत आने के बाद उन्होंने 3 जून 1947 को जो है एक प्लान प्रस्तुत करते हैं, जिसे माउंटबेटन प्लान या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है और इसे 3 जून 1947 की घोषणा भी कहते हैं, ठीक है? तो 3 जून 1947 के जो माउंटबेटन प्लान था उसके कुछ प्रमुख बिंदु थे, माउंटबेटन प्लान। तो मैं अब एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहला इस प्लान में ये बात थी कि भारत के विभाजन को स्वीकार किया गया। मतलब इसमें ये कहा गया कि भारत का विभाजन भारतीय संघ, है ना? इंडियन फेडरेशन और पाकिस्तान में किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? वेवेल योजना, अगस्त रिज़ॉल्यूशन, है ना? क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन प्लान। तो किस प्लान के तहत किया गया था? माउंटबेटन प्लान के तहत किया गया था। पहली बात तो यहाँ पर ये हो गई। दूसरी बात क्या किया गया माउंटबेटन योजना में? अब देखिए, अभी तक जॉइंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संयुक्त संविधान सभा थी, क्योंकि पाकिस्तान पृथक नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है पृथक बनने वाला था, तो उसके लिए भी संविधान सभा बनाना था। तो इन्होंने कहा कि 2 संविधान सभाएँ बनाई जाएँगी। संविधान सभा को 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, दोनों राष्ट्रों को अधिराज्य का दर्जा मिलेगा। किसका दर्जा मिलेगा? डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बात कही गई माउंटबेटन के द्वारा। और क्या हुआ? तीसरे नंबर पर ये हुआ, देशी रियासतों के संबंध में प्रावधान किए गए। ये वाला जो देशी रियासतों के संबंध में जो प्रावधान किया गया था ना, ये बहुत खतरनाक चाल था अंग्रेजों का। मतलब भारत को टुकड़े-टुकड़े में तोड़ने का बहुत भयंकर चाल चले थे अंग्रेजों ने यहाँ। वैसे अंग्रेजों का ये इतिहास ही रहा है। अभी आप लोग जो ये ईरान, इज़राइल का जो युद्ध देख रहे हैं जिसमें अमेरिका ने जो है तबाह करके रखा हुआ है ईरान को, और पूरा जो अफ्रीका में जो समस्याएँ हैं, जो मिडल ईस्ट में जो भी समस्याएँ हैं, ये सब इन्हीं लुटेरों की देन है। यही अमेरिका, ब्रिटेन, है ना? फ्रांस, इन्हीं लुटेरों ने ये सभी समस्याएँ जो हैं, वो उत्पन्न की हैं। ठीक है? ये सारी समस्याएँ जो हैं, इन्हीं लुटेरों के द्वारा जो है, वह प्रारंभ की गई थी। खैर, तो क्या करते हैं, इसमें इन लोगों के द्वारा जो है क्या योजना बनाई जाती है, माउंटबेटन प्लान में ये कहा जाता है कि रियासतों को स्वतंत्रता दी जाएगी कि वे भारत या पाकिस्तान में किसी के साथ मिल सकते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि देशी रियासत चाहें तो या तो पाकिस्तान में चले जाएँ या तो भारत में चले जाएँ, और अगर दोनों में नहीं जाना चाहते तो स्वतंत्र जो है रह सकते हैं। इसी बात पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने ये कहा कि आप क्या चाहते हैं, कि आप एक अखंड भारत चाहते हैं या टुकड़ों में बटा हुआ भारत चाहते हैं? और एक ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें जो है, मतलब ये अगर मान लो भारत है तो बीच-बीच में पाकिस्तान होगा, फिर बीच-बीच में स्वतंत्र राष्ट्र होगा। मतलब देश पूर इसकी कोई सीमा ही नहीं होगी फिर, क्योंकि यहाँ कहीं बीच में पाकिस्तान है, फिर कहीं यहाँ पाकिस्तान है, फिर कहीं यहाँ पाकिस्तान है, फिर कहीं यहाँ देशी रियासत है, कहीं यहाँ देशी रियासत है। मतलब एक देश है और बीच में जो है स्वतंत्र राष्ट्र घुसे हुए हैं। इस बात पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है काफ़ी क्रोधित हुए थे, लेकिन ठीक है, हमें आज़ादी मिल रही थी, हमें ये लग रहा था कि अब हमें आज़ादी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है बहुत संघर्ष के बाद जो है वह आज़ादी का रास्ता साफ हुआ था। तो अंतोगत्वा क्या हुआ, इस माउंटबेटन प्लान को जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है दोनों स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हो गई माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 की घटना। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही माउंटबेटन प्लान को जो है वह एक्सेप्ट किया गया, तो क्या किया गया, उसके लिए
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इस प्रस्ताव को कब पारित किया गया? एग्जाम में पूछा जाता है। 4 जुलाई 1947 को, कब? 4 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई 1947 को वही ब्रिटिश संसद में विधेयक पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को जो है वह भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य डोमिनियन बन गए। इतनी बात जो है यहाँ पर हुई। पाकिस्तान को 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी और भारत को 15 अगस्त को आज़ादी दी गई। तो ये हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब मतलब भारत स्वतंत्र हो गया। प्रश्न ये आता है कि मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस घटना की वजह से भारत के संविधान सभा की संरचना में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, इसके बाद जो है मैं आपको सत्ता हस्तांतरण का थोड़ा-सा, मैं आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैं आपको अंतरिम सरकार और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के बारे में बताऊँगा। तो देखिए, सत्ता हस्तांतरण में देख लेते हैं। देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में गठित की गई थी, जिसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि जिसके अध्यक्ष जो थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, है ना? तो वो अंतरिम सरकार और उसमें जो है बहुत सारे मंत्री भी थे। और फिर क्या हुआ, जब 15 अगस्त 1947 को, कब? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, तब जो है एक स्वतंत्र मंत्रिमंडल भी बनाया गया। क्या बनाया गया? स्वतंत्र भारत का जो है पहला मंत्रिमंडल भी बनाया गया। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री और विदेशी मामले किसके पास थे? अंतरिम सरकार में, जो 1946 में मतलब स्वतंत्रता के पहले बनी थी। किसके पास थी वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। और जब स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना, तब किसके पास थी? तब भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी। गृह एवं सूचना जो मंत्रालय था वो किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और स्वतंत्रता के बाद भी किसको मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दोनों को एक जगह रखने का उद्देश्य ये है कि आप याद रख सकें। जिनका बदलाव होगा उसके लिए भी एक बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है। खाद्य एवं कृषि, एमपीपीएससी का प्रश्न रह चुका है ये। खाद्य एवं कृषि विभाग किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। और जब स्वतंत्रता के पश्चात भी किसे किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही दिया गया। शिक्षा, शिक्षा दिया गया था अंतरिम सरकार में किन्हें? सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, मतलब स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल बना था, वहाँ जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। ये क्वेश्चन भी पीएससी में पूछा जा चुका है, जिसमें पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जो वित्त था, जो वित्त विभाग था, वह अंतरिम सरकार में किसके पास था? लियाकत अली खान के पास था। किनके पास था? लियाकत अली खान। ये मुस्लिम लीग के थे। पृथक पाकिस्तान बन गए तो ये तो पाकिस्तान चले गए। तो जब स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बना, तो यह वित्त विभाग जो है वह आर के सडमुखम चेट्टी को दिया गया। किसको दिया गया? आर के सडमुखम चेट्टी को ये विभाग दिया गया, वित्त विभाग। यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है और बिहार पीसीएस में जो है जो उसका री एग्जाम हुआ था, वहां पर भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। जो विधि मंत्री, ये जितने आप देख रहे हैं ना, इस स्लाइड में जितनी भी चीजें दी हुई है, इसको आपको जो है रट डालना है। विधि मंत्री जो है अंतरिम सरकार में कौन थे? योगेंद्र नाथ मंडल थे। कौन थे? योगेंद्र नाथ मंडल थे। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में कौन बने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर बने। कौन बने? डॉक्टर बी आर अंबेडकर बने। फिर चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, तब भी डॉक्टर बी आर अंबेडकर बनेंगे, लेकिन बाद में ये इस्तीफा दे देंगे। फिर आता है रक्षा मंत्री। तो देखिए, अब इनका नाम कैसे याद रखेंगे? रक्षा के लिए जरूरी है बल होना। क्या होना? बल होना। रक्षा करनी है तो उसके लिए बाहुबल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? व्यक्ति को बाहुबली होना चाहिए। तो कौन थे यहाँ पर? सरदार बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। और स्वतंत्रता के बाद भी कौन रहे? सरदार बलदेव सिंह। तो कहाँ पर परिवर्तन हुआ है, इस बात को आप लोगों को यहाँ पर जो है समझना है। ठीक है? इस बात को जो है यहाँ पर आप लोगों को समझते रहना है। अच्छा, आप लोगों को इधर जो ये मंत्रालय है, मैंने बोला हुआ है, इस तरफ का लेफ्ट साइड का जो कंटेंट वो आपको दिखा नहीं होगा। आप लोग एक बार इसको जो है अ, देख लीजिए, है ना? आप इसको अब एक बार देख लीजिए, ये आप लोगों को अब ये विजिबल होगा, ठीक है? अभी ये आप लोगों को विजिबल होगा। ठीक है? तो ये जो है इस तरीके से मंत्रालय जो है वो बाँटे गए थे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक ये स्लाइड बना दिया है कि किस-किस, कौन-कौन से सेम थे। मतलब अंतरिम सरकार में जिनके पास जो विभाग था, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में भी वही सेम विभाग उनके पास था। तो देखिए, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो है प्रधानमंत्री और विदेश मामले थे।
स्वतंत्रता के बाद भी वही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी विभाग नहीं बदला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी विभाग नहीं बदला था। बाद में जो है इन्हें जो है प्रधानमंत्री जो है चुन लिया जाता है। वो भी कब? जनवरी में, जनवरी 1950 में। तब तक तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री रहते हैं। ऐतिहासिक बदलाव की अगर हम बात करें, मतलब किन-किन का जो है मंत्रालय बदला था, अगर हम इस बात को देखें, तो आप यहाँ पर देखेंगे विधि। हो सकता है आपको राइट साइड का कंटेंट जो है अभी पूरा विज़िबल ना हो, पर मैं उसको बोल दूँगा, तो आप समझ जाएँगे। विधि मंत्रालय देखिए योगेंद्रनाथ मंडल के पास था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास चला गया। शिक्षा पहले राजगोपालाचारी जी के पास था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास चला गया। वित्त लियाकत अली खान के पास था, जो कि आर के षणमुखम शेट्टी के पास चला गया। और भी विभाग थे, मतलब और भी मंत्रालय थे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है भैया। तो अब हम लोगों ने अंतरिम सरकार भी देख ली और स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल भी देख लिया। यहाँ तक हो गई बात हो गई। अब भारत को जो है आज़ादी मिल चुकी। अब हम लोग जो है 15 अगस्त कब? 15 अगस्त जो है 1947 के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन हुए इस बात को समझते हैं। ठीक है? तो संविधान सभा का नया स्वरूप। अब ये नया स्वरूप कब के बाद का है? 15 अगस्त 1947 के बाद। तो यहाँ पर जो है अब संविधान सभा जो है वो यहाँ हेडिंग देखिएगा, संप्रभुता और दोहरी भूमि। क्या थी संप्रभुता? अब हम लोग आज़ाद हो चुके। तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, जो सभा है वह पूरी तरह संप्रभु निकाय बन गई। कैसी निकाय बन गई? संप्रभु निकाय बन गई। और संप्रभुता का क्या मतलब होता है? जो निर्णय है किसी संस्था के द्वारा, जब वो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने निर्णय को ले सकता है, तब उसको कहा जाता है वह संप्रभु बन गई। मतलब अब अंग्रेज चले गए, हमें अंग्रेज़ों से अब कोई लेना-देना नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी संविधान सभा वो पूरी तरीके से एक संप्रभु संस्था बन गई, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो गई। और साथ में ही क्या हुआ, यह संविधान सभा, जो संविधान सभा थी, वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। क्या बनी? स्वतंत्र भारत की जो है पहली संसद भी बनी। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 के पहले तक 26 जनवरी 1950 के पहले तक जो है हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा तो नहीं थे। जब अंग्रेज थे तब अलग था कि हमारे पास जो है केंद्रीय विधानसभा थी और प्रांतीय विधानसभा थी। लेकिन जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली, उनको जो है डिसॉल्व कर दिया गया और जो संविधान सभा थी, उसी को ही अंतरिम संसद बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अंतरिम संसद बना दिया गया। तो अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट ये आता है कि जब संविधान सभा, मतलब देखिए इसको यहाँ पर समझ लीजिए आप, कि ये जो संविधान सभा है, इसके 2 रूप बन गए। एक एक बन गई कि ये तो संविधान सभा ही बनी रही। है ना? और दूसरी बन गई क्या? संसद। मतलब संसद भी बन गई, देश के लिए संसद का काम करने लगी। तो होता क्या था कि जब संविधान सभा जो है, संविधान बनाने का काम करती, क्या करती? संविधान बनाने का काम करती, तब अध्यक्ष होते थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। तब अध्यक्षता कौन करते थे? राजेंद्र प्रसाद करते थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन जब संविधान सभा संसद का काम करती, मतलब जो है कानून बनाने का काम करती, देश के लिए कानून बनाने का काम करती, तब जो अध्यक्षता है, जो है वह किनके द्वारा किया जाता? जीवी मावलंकर के द्वारा किया जाता। किनके द्वारा किया जाता? जीवी मावलंकर के द्वारा किया जाता। ठीक है? तो जीवी मावलंकर के द्वारा जो है अध्यक्षता की जाती। तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब संविधान सभा को संविधान बनाना होता था, तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे और जब कानून बनाना होता था, तो अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर होते थे। मतलब सभा अब 2 काम करने लगी। इसीलिए मैं आप लोगों को पूरी बात जो है पीछे पढ़ाया हूँ, ताकि आप इस बात को जो है अच्छे से समझ सकें। और क्या देखते हैं संक्रमण और क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 से 1952 के आम चुनावों तक अंतरिम संसद के रूप में भी काम करती रही। कौन? हमारी संविधान सभा। फिर सदस्य संख्या में बदलाव देख लेते हैं हम लोग। सदस्य संख्या में क्या बदलाव हुआ? इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर पूछा जाता है कि क्या हुआ? मुस्लिम लीग के अलग होने से कुल सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 हो गई। कितनी हो गई? 299। तो आपसे अगर पूछा जाए आज़ादी के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भैया? 299 थी। और अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, तो इस डिवीज़न में आप ये देख लीजिए कि 229 कहाँ से थे? प्रांतों से थे, जो कि पहले कितने थे? 296। ठीक है? और फिर 70 किससे हो गए? देशी रियासतों से ज थे, जो कि पहले कितने थे? 93।
ठीक है? तो यहाँ पर जो है, आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 23 यहाँ से कम हो गए, है ना? और अगर इसको जो है आप यहाँ पर घटाएँगे, तो 1 ये हो गया, तो ये हो गया 30, है ना? तो यहाँ पर जो है ये हो गया 30, तो 81 जो है, 81 नहीं, 71, 61 सॉरी 61, 61, है ना? 61 जो है यहाँ से कम हो गए, वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। तो ये घटना यहाँ पर हो गई, सदस्य संख्या में क्या हो गया? बदलाव हो गया। ठीक है भैया? चलिए, अब संविधान सभा में जो है सदस्य संख्या में तो बदलाव हो गया, अब संविधान को जो है अपना काम करना था। तो क्या किया गया? संविधान सभा में जो है वह कार्य संचालन का मॉडल बनाया गया। क्या बनाया गया? कार्य संचालन का जो है वह मॉडल बनाया गया। और संविधान सभा में 2 प्रकार की समितियाँ बनाई गई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की समितियाँ बनाई गई। मतलब सपोज़ करो जैसे कभी स्कूल में कोई फंक्शन होता है, तो क्या किया जाता है? ग्रुप बना दिए जाते हैं। मान लीजिए कोई कोई प्रतियोगिता होने वाली हो स्कूल में और पूरा एक क्लास पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस प्रतियोगिता के संबंध में अलग-अलग ग्रुप बना दिए जाएँगे कि तुम ये वाला सेगमेंट देखोगे, आप ये वाला सेगमेंट देखोगे, आप ये वाला सेगमेंट देखोगे। या जैसे कोई आपके घर में सपोज़ शादी हो रही हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, शादी तो तब होगी जब अधिकारी बन जाओगे, पर मान लो, कल्पना कर लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी खुशी भी मिल जाएगी इसी बहाने। तो अब होना है तो आप क्या करेंगे, सबको अलग-अलग डिपार्टमेंट बाँट देंगे कि भाई तुम एक काम करना, तुम जो है डेकोरेशन का काम देखना, तुम खाने-पीने का कैटरिंग का काम देखना, है ना? तुम किसी और को दे दोगे भई आप मेहमान का काम देखना। तो इस तरीके से क्या है, सबको अलग-अलग काम बाँट दिया जाता है। वैसे ही संविधान सभा में भी क्या किया गया, क्योंकि संविधान बनाना था, तो उसके लिए क्या है, संविधान सभा में बहुत सारी समितियाँ बनाई गई। तो ये समितियाँ 2 प्रकार से थीं। एक को कहा गया प्रक्रिया संबंधी समिति। कैसी समिति? प्रक्रिया संबंधी समिति। और दूसरी थी विषय संबंधी समिति। तो पहले हम लोग प्रक्रिया संबंधी समिति को समझ लेते हैं। प्रक्रिया संबंधी समिति का उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्नों को हल करना। किनको हल करना? संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित। इसके अगर हम उदाहरण देखें तो प्रक्रिया नियम समिति, अधिकार समिति, परिचालन समिति, अनुवाद समिति। तो देखिए ये संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित थी, किस प्रक्रिया से हम संविधान बनाएँगे उसके संदर्भ में। दूसरे तरफ है विषय संबंधी समिति। इनका उद्देश्य क्या था? संविधान के विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विचार कर निर्णय लेना। इनका काम क्या था? संविधान के विभिन्न विषयों और पहलुओं पर विचार करके निर्णय लिया। जैसे प्रारूप समिति बनाई गई थी, संविधान के अलग-अलग पहलू थे, जैसे भाई सरकार के संबंध में, नागरिकों के अधिकारों के संदर्भ में, अल्पसंख्यकों के संदर्भ में, अनुसूचित जाति, जनजाति के संदर्भ में, राज्य सरकार के संदर्भ में। तो इस तरीके से जो है विषय संबंधी। उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति। तो ये 2 प्रकार की समितियाँ बाँटी गई। एक थी प्रक्रिया संबंधित, तो दूसरी थी विषय संबंधित, है ना? अब इन समितियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना? तो ये प्रक्रिया संबंधी प्रमुख समितियाँ हैं, जिनके बारे में आप लोगों को जो है थोड़ी चीज़ें याद रखी हैं। पहले तो प्रक्रिया नियम समिति है, अधिकार समिति है, सभा समिति है, परिचालन समिति है, हिंदी व उर्दू अनुवाद समिति। इनके अध्यक्ष के बारे में जानना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो चलिए उसको जानते हैं। ये विषय संबंधी प्रमुख समितियाँ हैं, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, है ना? हम इनके अध्यक्षों को देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोग ये देखिए कि जवाहरलाल नेहरू, इसको मैं थोड़ा-सा दूसरे तरीके से इस कंटेंट को बनवाया हूँ कि हम क्या करें, समिति के आधार पर, मतलब एक तो क्या था कि इस समिति के अध्यक्ष ये थे, इस समिति के अध्यक्ष ये थे। ये ना पढ़ के हम ये पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो किन-किन समितियों का अध्यक्ष था। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, ये ऐसे कुछ व्यक्ति रहे हैं, जो बहुत सारी समितियों के अध्यक्ष थे। तो हम उनको क्या करेंगे, एक साथ याद कर लेंगे, ठीक है? तो जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष थे संघीय संविधान समिति की, बहुत इम्पोर्टेंट है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? तो मतलब आप इसको थोड़ा-सा ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि जो केंद्र राज्य के संबंधों से संबंधित, किससे संबंधित? केंद्र राज्य संबंध। आगे और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में जितनी भी समितियाँ बनाई गई थी, चाहे वह संघीय संविधान समिति बनाई गई हो, संघ शक्ति समिति बनाई गई हो, राज्य समिति बनाई गई हो, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे।
अब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, दूसरे व्यक्ति कौन है? वल्लभ भाई पटेल जी हैं। वल्लभ भाई पटेल जी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक तो प्रांतीय संविधान समिति, बहुत इम्पोर्टेंट। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो किनको बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। और दूसरा, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का जो अध्यक्ष है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही बनाया गया था। अब आगे क्या किया जाएगा? ये मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक की उप समिति भी बनाई जाएगी। ये समिति थी और फिर उसके बाद में जो उसकी उप समितियां भी बनाई जाएंगी, तो उनके अध्यक्ष अलग अलग होंगे। लेकिन जो मेन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देख लीजिए यहाँ ये उप समिति आ भी गया है। आप लोग देखिए इस तरफ, जो यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, जो मूल अधिकार के संबंध में जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे, मूल अधिकार के उप समिति के संबंधित। और दूसरी तरफ जो है वो जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, कौन सी अल्पसंख्यक उप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, तो 2 उप समितियां थी, मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। महत्वपूर्ण नाम है, आप लोगों को याद रखना। ठीक है, अब हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम ये देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किन-किन समितियों के अध्यक्ष थे, है ना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, वो किन-किन समितियों के अध्यक्ष थे, इस बात को जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर हम देखें, तो एक तो ये थे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रक्रिया नियम समिति। इसको आप ऐसे समझिए कि ये क्लास मॉनिटर थे, संविधान सभा के ये मॉनिटर थे, अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा से संबंधित जितनी भी समितियाँ थी, जो मुख्य-मुख्य चीज़ें, खास करके जैसे नियम समिति हो गया, संचालन समिति, है ना? इसके अध्यक्ष किनको बनाया जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे स्वाभाविक सी बात है, संविधान सभा के लिए नियम कौन बनाएगा? उसका अध्यक्ष। तो नियम समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर झंडा समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में एक इधर समिति देखिए कि देशी रियासत समझौता समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? देशी रियासत समझौता समिति। वैसे समझौता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल करते थे, इसीलिए तो उनको जो है भारत का आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना, भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। लेकिन देशी रियासतों का जो समझौता समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक समिति और थी, संचालन समिति। संविधान सभा को संचालित करने की जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो एक साथ कई सारी समितियों के अध्यक्ष थे, तो उनको एक जगह कंपाइल कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब और कुछ अन्य जो समितियाँ हैं, उनके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एस वारदाचार्यार। कौन? एस वारदाचार्यार। तो एस वारदाचार्यार जो हैं, वह नागरिकता पर तदर्थ समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष। और सर्वोच्च न्यायालय हेतु तदर्थ समिति बनाई गई थी, इन दोनों के अध्यक्ष। और तदर्थ समिति का क्या मतलब होता है? एड हॉक इसको कहा जाता है, टेम्परेरी, मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है, जैसे ही काम होता है समाप्त हो जाता है। संविधान सभा ने कुछ आयोग भी बनाए थे। क्या बनाए थे? कुछ कमीशंस भी बनाए थे। विधानसभा में समितियां तो थी ही थी, लेकिन उन्होंने कुछ आयोग भी बनाए थे। जैसे एक आयोग था जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, और नहीं तो हम पढ़ेंगे, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को लेकर के जो है एस के धर आयोग बनाया गया था। तो इसे भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषाई प्रांत आयोग भी कहा जाता है। 1948 में जो है इस आयोग का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। कब गठित किया गया था? 1948 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और एक और आयोग बना था, एम.एन. वेंकट चलैया। एम.एन. वेंकट चलैया आयोग। इसका काम था संविधान समीक्षा आयोग था ये। किसका, कौन सा आयोग था? संविधान समीक्षा आयोग। मतलब इस कमीशन का काम ये था कि वो संविधान जो बनाया जा रहा है, जो बन रहा है, उसकी समीक्षा करें। फिर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस तरफ जो है यहाँ पर आप लोग देखिएगा, है ना? डॉक्टर के एम मुंशी जी के बारे में। डॉक्टर जो के एम मुंशी थे, इन्हें कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। क्या बनाया गया था? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन सा? संचालन समिति का अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे,
लेकिन जो कार्य संचालन समिति थी, उसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर के.एम. मुंशी जी थे। ठीक है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब ये सदन के संबंध में जो है कुछ अन्य समितियाँ दी गई हैं, इनको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा पीडीएफ के थ्रू, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना? मेन आता है, हम लोग अब चर्चा करेंगे, जो सबसे मुख्य था, वो क्या था? प्रारूप समिति। क्या था? प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमिटी भी इसे कहते हैं, है ना? या इसी को मसौदा समिति भी कह देते हैं। इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमिटी कहते हैं, हिंदी में जो है कई बार इसे मसौदा समिति भी कह दिया जाता है। तो ये मसौदा समिति जो है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मसौदा समिति जो थी, वह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। कैसी थी? संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को कब किया गया था? कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को, मतलब स्वतंत्रता के बाद। और इस समिति का काम क्या था? प्रारूप समिति का? प्रारूप समिति का काम था नए संविधान का प्रारूप तैयार करना। क्या करना? नए संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है? जिस पर जो है चर्चा की जाएगी। मतलब संविधान के प्रावधानों के बारे में। जो अलग-अलग हम प्रावधान पढ़ते हैं ना, भारत संघ, नागरिकता, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, इन सब के संबंध में जो है प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना, जिस जिस पर जो है बाद में संविधान सभा में चर्चा किया जाएगा, और जिन पर चर्चा करके जिनको पारित कर दिया जाएगा, उनको क्या है? संविधान में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो इस प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है? भारतीय संविधान का जो है पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। क्यों? क्योंकि ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य थे। अब इस प्रारूप समिति में जो है, यह इसकी सदस्य संख्या कुछ इस तरीके से थी कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें, तो इसमें 1 थे अध्यक्ष। कौन थे? 1 थे अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और सदस्य कौन थे? अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एक सदस्य थे जिनका नाम था एन गोपालास्वामी अयंगर थे। कौन थे? एन गोपालास्वामी अयंगर। दूसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे डॉक्टर के एम मुंशी। कौन थे? डॉक्टर के एम मुंशी। चौथे सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये जो है इसके चौथे सदस्य थे। ठीक है? 5वें सदस्य थे एन माधव राव। कौन थे? एन माधव राव। ये जो एन माधव राव थे, ये बीएल मित्र की जगह आए थे। किनकी जगह आए थे? बीएल मित्र की जगह आए थे, है ना? तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे भगवान भगवान माधव किसको कहा जाता है? भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो श्री कृष्ण जो है ऑन एवरेज सभी लोगों के मित्र होते हैं ना। जैसे जितने भी पीएससी के, यूपीएससी की तैयारी करते हैं जितने छात्र, सबके पास एक भगवत गीता की कॉपी ज़रूर रहती है, क्योंकि उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो हम छात्रों के जो है मित्र कौन होते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो राह दिखाते हैं। इसलिए जो है मित्र की जगह कौन आ गए? माधव राव आ गए। तो बीएल मित्र की जगह कौन आएँगे? एल एल एन माधव राव आएँगे। और दूसरी तरफ जो है अगले सदस्य होंगे, वो होंगे टीटी कृष्णामाचारी। कौन होंगे? टीटी कृष्णामाचारी। तो टीटी कृष्णामाचारी आते हैं डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। एक संविधान सभा के एक सदस्य रहते हैं जो प्रारूप समिति के भी सदस्य बनते हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है डीपी खेतान, तो उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी जी को जो है वह क्या बनाया जाता है? प्रारूप समिति का सदस्य बनाया जाता है। ठीक है? इसके लिए ये कोड लिखा हुआ है अम्बे यार गोपाल, इसको आप लोग अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। ठीक है? और मैं तो कहूँगा कि आप जो है इसको बार-बार रिवाइज़ करके, ज़्यादा होगा तो इसका जो है एक प्रिंट आउट लेके आप अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा, 2-4 बार देखेंगे तो चीज़ें याद हो जाएँगी। ठीक है दोस्तों? चलिए, तो ये हो गया प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। अच्छा, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि जैसे खेतान साहब की मृत्यु हुई, तब भी एक बार मित्र साहब की मित्र गए तो माधव आ गए। यहाँ पर भी ये हुआ कि खैतान गए, है ना? तो खैतान की जगह कृष्णामाचारी, देखो यहाँ भी उनके नाम में कृष्ण आ रहा है, कृष्णामाचारी। तो इस तरीके से ये प्रारूप समिति सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी, जो कोर समिति, कोर टीम माना जाता।
एक्चुअली इसका काम क्या था? 29 अगस्त 1947 को जब इसको गठित किया गया था, तो इसके काम के बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ये जो थी ना प्रारूप समिति, क्या जो संवैधानिक सलाहकार थे ना बी.एन. राव, तो जो बी.एन. ये जो राव थे एक्चुअली, RAU है इनकी स्पेलिंग में जहाँ तक मुझे याद है। ये जो बी.एन. राव थे, इन्होंने एक संविधान का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, प्रारूप जो है प्रस्तुत किया था और उसी प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी और फिर प्रारूप समिति ने उस पर विचार-विमर्श करके इसे संविधान सभा में प्रस्तुत किया, जिस पर संविधान सभा ने चर्चा किया, बहस किया, ठीक है? ये हो गया क्या? प्रारूप समिति। अब हम लोग भारतीय संविधान सभा के जो है वह ऐतिहासिक सत्रों को देख लेते हैं। इनमें से कुछ सत्र महत्वपूर्ण हैं, जैसे शुरुआत में जो है पहला जो सत्र हुआ था, पहला खंड जो हुआ है, खंड प्रथम, ऐसे टोटल जो है 11 सत्र होते हैं और जो 24 जनवरी 1950 का जो होता है, एक सेशन होता है, सत्र मतलब सेशन, है ना? तो होता है, उसके सहित टोटल 12 हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 11 सेशन होते हैं। तो जो पहला खंड है, पहला वाला जो सत्र है, पहला खंड ना कह के इसको पहला सत्र कहें, तो पहला सत्र जो है वह 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक होता है। कब होता है? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक पहला सत्र होता है। कितने दिनों का होता है? 11 दिन का होता है। फिर दूसरा सत्र होता है 20 जनवरी 1947 से 25 जनवरी 1947 तक। तीसरा सत्र होता है, पहला सत्र का डेट आप लोग याद रखिएगा, इस बार अभी एमपी सेट का एग्जाम हुआ है, वहां पर इसके संबंध में तारीख पूछे गए थे। तो पहले वाले का और आखिरी वाले का तारीख इंपॉर्टेंट है। बीच के याद नहीं भी रहे तो चल जाए, क्यों? क्योंकि टोटल 11 सत्र हुए, कितनों की तारीख आप लोग याद रखेंगे? लेकिन पहले सत्र और आखिरी वाले सत्र की जो तारीख जो है आप लोग याद रखिएगा। तो तीसरा सत्र हुआ, तीसरा सत्र को जो है तारीख आप लोग देख लीजिएगा अपने से, है ना? चौथा हुआ, पांचवा हुआ, छठवा हुआ। मैं आपको सीधे जो है वह ले जाता हूँ आखिरी 11वाँ वाले में, ठीक है? जो 11वाँ सत्र हुआ उस पर ले जाता हूँ। तो जो 11वाँ सत्र हुआ था, वह होता है 14 नवंबर 1949 से, कब? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है? तो पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला ये? ये चला 26 दिसंबर 1946 तक चला। 26 दिसंबर ही था ना? एक बार रुक जाइए देख लेते। 23 दिसंबर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 23 दिसंबर है वहाँ पर, है ना? तो ये चला कब? 23 दिसंबर जो है 1946 तक जो है वह पहला सत्र चला और जो आखिरी वाला सत्र था, ये फर्स्ट हो गया, है ना? ये जो है आपका हो गया फर्स्ट। और जो आखिरी वाला था, जो 11वाँ सत्र था, है ना? वह कब से कब तक चला? 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। और 26 नवंबर को ही हमने अपने संविधान सभा को कह रहा हूँ, सॉरी, संविधान को वह क्या किया? एडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो 26 नवंबर 1949 जो है आखिरी सत्र था। लेकिन एक सत्र और कंसीडर किया जाता है, वो सत्र होता है 24 जनवरी 1950 का। कब? 24 जनवरी 1950 का। ये एक्चुअली इस दिन क्या हुआ था? इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों में, संविधान की कितनी? 3 प्रतियों में जो है हस्ताक्षर किए थे। क्या किए थे? संविधान की 3 प्रतियों में हस्ताक्षर किए थे। तो वो इसके सहित मिलाकर के टोटल जो है वह 12 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 12। लेकिन अगर इसको जोड़ा नहीं जाए तो संविधान सभा के 11 सत्र होते हैं। ठीक है? इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 11 मुख्य अधिवेशन और हस्ताक्षर की अंतिम बैठक सहित जो है टोटल 12 हैं। 11 प्लस 1। कुल बैठक अगर देखा जाए तो 167 दिन जो है कुल बैठकें आयोजित की गई। जो 12वाँ सत्र है, ये देखो इस तरफ लिखा हुआ है, जो 12वाँ सत्र है वह 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट लिखा हुआ है, उसको भी मैं आपके लिए जो है रीड कर देता हूँ, है ना? यहाँ पर कि आप लोग यहाँ पर देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन आयोजित हुए। कितने अधिवेशन आयोजित हुए थे? 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। इनके अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को एक अतिरिक्त बैठक हुई थी, जिसमें संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ से पता चल गया, है ना? तो इस तरीके से जो है
ये हो गया यहाँ पर प्रमुख बैठक। अब हम जो है वाचन देख लेते हैं, है ना? संविधान का जो है अब हम लोग जो है यहाँ पर वाचन को समझ लेते हैं। एक्चुअली संविधान के जो है वह 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। अब ये वाचन क्या है? एक्चुअली वाचन है कुछ नहीं, इसमें ये होता है कि चलो ये स्ट्रक्चर ही समझा देता हूँ प्रथम वाचन को। जो संविधान सभा का प्रथम वाचन है, वह 4 नवंबर 1948 से कब? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक आयोजित किया जाता है। इस प्रथम वाचन में डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रारूप प्रस्तुत, संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जाता है। हुआ क्या? 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई, जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी। मतलब क्या हुआ? संविधान, अब मैं आपको लोकसभा, राज्यसभा पढ़ाऊँगा तो और थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली जितने ये मेंबर होते हैं ना टोटल, ये हमेशा नहीं बैठते। ये क्या करते हैं, कुछ दिन सत्र आयोजित होता है, उसके बाद अपने कार्यों को समितियों को सौंप करके जो सभा है, वो एक तरीके से जो है उसकी फिर बैठकें नहीं होती हैं। लेकिन जब समितियाँ अपने कामों को पूरा कर लेते हैं, तो ये वापस आके मिलते हैं और उस पर जो है विचार-विमर्श करते हैं। है ना? तो क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा जो है वह प्रारूप जो है प्रस्तुत किया गया 1948 में, तो प्रथम वाचन होता है, मतलब पहली बार उसमें जो है चर्चा होती है। फिर जो द्वितीय वाचन होता है, पहली बार चर्चा हुई, सब सदस्यों ने उसको पढ़ा, समझा और फिर उसमें जो भी कमी-कसर है वो चीज़ें निकाली गई। तो फिर उसके लिए द्वितीय वाचन होता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक द्वितीय वाचन होता है। और यहाँ पर क्या हुआ, प्रारूप पर, जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, उस पर व्यापक जो है विचार-विमर्श होता है। और उसके बाद में आता है क्या, तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन जो होता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को, और इस तृतीय वाचन में ही सारे गिले-शिकवे दूर करके जो है वह संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। क्योंकि बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे होते थे जिसके लिए कुछ लोग एग्री करते थे, कुछ लोग डिसएग्री करते थे। जैसे महिलाओं के आरक्षण को लेकर के, तो कुछ लोग चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिले, कुछ लोग चाहते थे कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले। तो अधिकारों को लेकर के कुछ लोग कुछ ज़्यादा अधिकार चाहते थे, कुछ लोग चाहते कि अधिकारों पर कुछ सीमाएँ भी आरोपित की जाएँ। तो ये सब तमाम चीज़ें जब पूरा संविधान पढ़ोगे धीरे-धीरे, तो मैं बीच-बीच में आप लोगों को जो है वह कुछ संविधान सभा के बहसों के बारे में भी, जो वहाँ पर डिबेट होते थे, उनके बारे में भी आप लोगों को कुछ मज़ेदार कहानियाँ सुनाता चलूँगा, है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आता है 26 जनवरी, है ना? 26 नवंबर, जनवरी कह रहा हूँ सॉरी, 26 नवंबर का महत्व। 26 नवंबर का क्या महत्व? मतलब संविधान अब पूरा बन के तैयार हो चुका है, सारे सत्र हो चुके हैं, सारे वाचन कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वह 26 नवंबर की जो है तारीख आती है। तो 26 नवंबर 1949 को जो है वह संविधान आंशिक रूप से लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? संविधान आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली जो है लागू हो जाता है। पार्शियली लागू का क्या मतलब है? वैसे यहाँ पीएससी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी में पूछा जाता है। तो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाते हैं, इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। संविधान को अंगीकृत किया गया था और इस दिन जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें से 8 महिलाएँ थीं। ठीक है? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, मतलब अपनाया गया कि ठीक है भैया, ये फाइनल संविधान बन कर के तैयार हो गया है। अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है? अभी उसको जो है पूरी तरीके से लागू नहीं किया है, लेकिन उसको स्वीकार कर लिया है कि हाँ भाई, सहमति बन गई है और लोगों ने उस पर अपने साइन भी कर दिए। है ना? तो अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रेम्बल में हम लोग पढ़ते हैं, आज जो है अ, अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, है ना? इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। ये बात यहाँ पर हो गई। इसके साथ ही और क्या हुआ, 16 अनुच्छेद जो है तुरंत लागू कर दिए गए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को। उनमें से कौन-कौन से थे? जो सब कुछ प्रमुख थे, जैसे नागरिकता के संबंध में, निर्वाचन के संबंध में, क्योंकि आगे निर्वाचन भी होना था, और अंतरिम संसद से जुड़े हुए, जैसे आर्टिकल 5 टू 9 नागरिकता, 60, 324 और 379, ठीक है?
और 26 नवंबर को जो है 2015 से, कब से 2015 से 26 नवंबर के दिन को जो है वह संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन मोदी जी आए और उन्होंने कहा कि हटो, हटो, है ना? हम इसको संविधान दिवस के रूप में, तो इस तरीके से जो है 26 नवंबर का जो भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। फिर दूसरी तरफ आता है 26 जनवरी। फिर भैया 26 जनवरी को क्या हुआ? तो 26 जनवरी को जो है वह हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ। क्या हुआ? पूर्ण रूप से लागू हुआ और इसी दिन जो है हम इसको रिपब्लिक डे मन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस रूप में? रिपब्लिक डे के रूप में। और 26 जनवरी का दिन ही हमने संविधान को पूरी तरीके से क्यों लागू किया? क्योंकि अ, 26 जनवरी एक ना 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को वह कांग्रेस के द्वारा जो है वह पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज जो है दिवस मनाया गया था, इसलिए 26 जनवरी का दिन जो है वह तय किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है शेष प्रावधान लागू किए गए, 16 पहले ही लागू हो चुके थे, जो बचे हुए 395 थे। कितने? 395, मतलब 395 टोटल थे, उसमें से अब 395 से आप 16 घटाएँगे तो आएगा 379, जो बचे हुए अनुच्छेद हैं उनको लागू किए गए। ठीक है? तो इस तरीके से ये हो गया 26 जनवरी का जो है ऐतिहासिक दिन और 26 नवंबर का ऐतिहासिक दिन। तो यहाँ तक ये बात हो गई। इसके बाद में संविधान सभा के द्वारा जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए, बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है ये। संविधान सभा के जो है अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो उसके द्वारा संपादित किए। क्या-क्या किया गया भैया? क्रोनोलॉजी में है देखिए। मई 1949 में, कब? थोड़ा-सा क्रोनोलॉजी गड़बड़ाया हुआ है दोस्तों। इधर से देख लीजिए 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। किसको अपनाया गया? नेशनल फ्लैग को अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को। और इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है? 22 जनवरी 1947 को किसको स्वीकृति दी गई थी? नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को जो है वह स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो 22 जनवरी 1947 और 22 जुलाई 1947। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? और ऑप्शन होंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947 को। फिर मई 1949 में, कब? मई 1949 में भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता को मंजूरी मिली थी। जो कॉमनवेल्थ में जो सदस्यता है उसको जो है मंजूरी प्रदान की गई थी, है ना? और उसके बाद जो है आता है आपका क्या? 24 जनवरी 1950। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन काफ़ी सारे महत्वपूर्ण काम किए गए थे। सबसे महत्वपूर्ण काम 24 जनवरी 1950 को ये किया गया था कि जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और जो राष्ट्रगान है ना, नेशनल जो एंथम है जनगण मन अधिनायक जय हो, इसको जो है अपनाया गया था। तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए संविधान सभा के द्वारा। क्योंकि ऐसा जो औपचारिक जो है चुनाव नहीं हुआ जैसा 1952 में होगा। कब होगा? 1952 में होगा और उसके बाद फिर एक बार 1957 में होगा राष्ट्रपति का चुनाव। लेकिन इसीलिए तो हम 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं, है ना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए और यहाँ पर जो है 24 जनवरी को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित हुई और उसके बाद संविधान सभा जो है वह 1952 तक, जब तक भारत में जो है एक लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव नहीं हुआ, तब तक जो है 1952 तक जो है यह संविधान सभा जो है वह अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। कैसे काम करती रही? अंतरिम संसद के रूप में। जैसे अभी वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा है ना, इन्हीं का काम जो है किसके द्वारा संपादित किया जा रहा था? संविधान सभा के द्वारा संपादित किया जा रहा था। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हो गई। इसके बाद में कला और आत्मा के संबंध में भी देख लीजिए, सुलेखन और सजावट, मतलब जो संविधान की जो बुक है, उस पर जो है जो कला, मतलब उसको किसने, क्योंकि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान की जो 3 प्रतियाँ जो है ना, हाथों से लिखी गई थी, ठीक है? मतलब जो है तो उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उनको आप लोग देख लीजिए। तो संविधान सभा के जो प्रमुख सुलेखक रहे हैं, मतलब जिन्होंने अपने हाथों से उसको लिखा है, वो कौन रहे हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन रहे हैं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
उन्होंने मूल संविधान को इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था, हाथों से संविधान को लिखा था। और इन्होंने लिखा था इटैलिक शैली में, किस भाषा में लिखा था? अंग्रेजी में लिखा था। किस में लिखा था? अंग्रेजी में जो है इनके द्वारा इसको जो है लिखा गया था। ठीक है? दूसरी तरफ आएँगे आप, है ना? तो दूसरी तरफ इसका जो हिंदी संस्करण है, भारतीय संविधान का जो हिंदी संस्करण है, उसे ब उसे जो है वह वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। किसके द्वारा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा। तो अंग्रेजी संस्करण को किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा, और हिंदी संस्करण को किसने लिखा? वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बाद में जो संविधान है, उसका सजावट और सौंदर्यीकरण का काम, मतलब उसको सजाने-बजाने का जो काम है, वह शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा अलंकृत किया गया। इनके द्वारा? नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा। और इनसे पूछा गया था कि भैया आपको क्या चाहिए? मतलब ये राम मनोहर सिन्हा जी के द्वारा से पूछा भी गया था कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए? तो इन्होंने बस ये कहा था कि ये संविधान की जो ये किताब है ना, तो बीच में इस तरीके से टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और यहाँ पर संविधान के जो ये वाला जो बाउंड्री है, यहाँ पर जो है कलाकारी की गई है। तो उन्होंने कहा था कि बस मुझे संविधान के हर पेज में ये जो मैं कलाकारी करूँगा, मुझे छोटा-सा जो है राम लिखने की अनुमति दें। तो आप जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर देखेंगे ऐसे राम लिखा हुआ ठीक है? और नेक्स्ट आता है संविधान का जो है प्रतीक और मुहर, मतलब संविधान सभा का प्रतीक और मुहर। तो संविधान सभा के द्वारा, किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया था। क्यों? क्योंकि हाथी जो है ना पेशेंस का, है ना, धैर्य का प्रतीक होता है। और भारत 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था, तो हमें एक ऐसे संविधान बनाने की ज़रूरत थी, जिससे हमारे देश में फिर कभी कोई तानाशाह जन्म ना ले सके, और भारत के नागरिकों ने इन 200 सालों में जो उन्होंने खोया है, उसको वो प्राप्त कर सके। वो तो हमारा दुर्भाग्य था कि हमारे देश की जो सरकारें रही हैं, वो अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक निकल गए। अच्छे काम भी किए हैं, नो डाउट। अच्छे काम किए हैं तभी इतने लंबे समय तक चल रहे हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि भारत में तो ऐसे भी नेता हुए हैं, जो भारत देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, भारत की अस्मिता को बचाने के लिए अपनी पत्नियों के गहने तक बेच करके जो है भारत की जो संघर्ष है, जैसे जब अ, युद्ध हुए हैं भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ, तो उसमें जो है सहयोग प्रदान किए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और आज के नेता ऐसे हैं जो देश बेच के अपना घर बसाना चाहते, और पहले के नेता ये थे कि अपना घर बेच के देश बसाना चाहते। तो ये फ़र्क है पहले के नेता और आज के नेताओं में। ख़ैर, तो इस तरीके से जो है ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी जो है यहाँ पर आप लोगों को याद रखा है। अब आता है कि संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा। तो ये एक पूरा जो है आंकड़ों का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग थोड़ा-सा एक बार रीड कर दीजिएगा। मैं बस इतना बता देता हूँ आपको कि इस संविधान को बनाने में कितना समय लगा। इस पूरे संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय। कितना लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन का लगा। 64 लाख रुपए खर्च हुए। 60 देश के संविधानों का जो है अध्ययन किया गया था। टोटल 11 अधिवेशन हुए हैं। जब तक आपसे पूछा ना जाए 24 जनवरी के मिला करके, तब तक आप 11 अधिवेशन ही मान करके चलेंगे, ठीक है? और जो मूल संविधान बनाया गया था, जो मूल संविधान जो है बनाया गया था, है ना? उसमें 22 भाग थे, है ना? इसके बारे में मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा भी। 395 अनुच्छेद थे, जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में भाग तो 22 ही हैं, लेकिन टोटल जो भाग की संख्या है, मतलब जो टोटल जो भाग हो चुके हैं भारतीय संविधान में, वो कितने हो चुके हैं? 25 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25। टोटल अनुच्छेद जो है वो 450 से भी ज़्यादा हो चुके हैं, और अनुसूचियाँ टोटल कितनी हो चुकी हैं? वह टोटल अनुसूचियाँ जो हैं वह 12 हो चुकी हैं। कितनी हो चुकी हैं? 12, है ना? 9, 10, 11, 12 जो है जोड़ दी गई हैं। अब अभी तो 13वीं अनुसूची जोड़ने की भी बात चल रही है, करंट में ये मुद्दा चल रहा है। तो इस तरीके से ये संविधान सभा के संदर्भ में दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, उन सभी पर जो है हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल से चर्चा कर ली है। और मुझे लगता है कि अगर आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट पढ़ लिए हैं, और अगर इसको अच्छे से रिवाइज़ करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे, तो एमपीपीएससी में संविधान सभा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे जहाँ से भी पूछे जाएँ, आप सॉल्व कर लेंगे।
ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है? फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।